Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing fine by the grace of God Almighty and taking your video classes regularly. Girls, in our previous class, we learned about the active voice and passive voice. And I hope you have done the exercise that I gave you as a homework. So let's see. On page number 31, the exercise was given to you, and I hope you have done it the same way. Tally your work with the one given on the screen. I hope you have done it the same way. Alright, next. Up till now, girls, we have learned how to identify the active voice and the passive voice, or you can say that how to identify the doer and the receiver. ठीक है, डूअर और रिसीवर की पहचान करना हमने सीखा था, और उसके साथ साथ ये भी कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस से है या पैसिव वॉइस से। अपनी प्रीवियस क्लिप में हमने यही चीज़ सीखी है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक द sentences into passive voice. We will learn the rules over here. Alright? So, the first step that we are going to learn is, as we have done that, we have identified the doer, or you can say the subject, and receiver or the object of a sentence. This thing we have done. Alright? Now, the next step is receiver comes in place of the subject. Alright? We have to keep this in mind, that receiver comes in place of a subject. We have to switch their places. We have done the same over here. If you can look over this example, the receiver, that is the object, it goes in the place of subject. Alright? And the subject, this subject goes in place of object. Alright? यानी आपका सब्जेक्ट जो है, जो आपका डूअर है, जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है, उसकी प्लेस हम चेंज कर देते हैं। हम उसको रिसीवर की तरफ ले जाते हैं या ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, और वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसकी जगह को स्विच कर दिया है, यानी चेंज कर दिया है। उसके बाद एन एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ड इज़ यूज्ड। Alright, an appropriate helping verb is used. अब ये helping verb से यहाँ पे क्या मुराद है? यानी अगर आप अपनी इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको मालूम है कि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, ये फ्लाइज आपको बता रहा है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। तो इसी वजह से जब आपका नया सब्जेक्ट काइट बना, तो काइट चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आपने इज़ लगाया। अगर ये काइट की बजाय काइट्स होता तो आप क्या लगाते? GR लगाते। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया, आपने इज़ इस्तेमाल किया। तो यही बात आपको सिखाई जा रही है कि इसमें आपने अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट आपने अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, मुनासिब हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म। ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल ओनली past participles are used in passive voices. Okay, then preposition by is used. Sometimes we use it, sometimes we do not use it. If we don't want to tell about the doer, or the doer, as I have told you, if it is unimportant or already understood, we sometimes do not write the doer. So, जब हम इस्तेमाल करते हैं बाय का, तब हम डूअर को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और समटाइम्स हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपने सीखना है कि प्रपोजिशन बाय हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, और लास्ट 6 स्टेप है हमारा कि डूअर आपका बिल्कुल सेंटेंस के एंड पे चला जाता है, और आपका जो रिसीवर है वो आपका सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब जहाँ हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब्स हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड कि what are the rules to change the helping verbs. As you can see, girls, when we use present indefinite tense, our helping verbs are is, am, are plus verb third form, that is past participle. ठीक है, जब हमारा प्रेजेंट टेंस होता है
जैसे कि आपको यहाँ पर भी बी वर्ब की एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आपका वर्ब जब अपनी रूट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको हम रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, तो वो बी होता है, ठीक है। और फिर फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब की इज एम आर होती है, जो कि प्रेजेंट टेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। फिर सेकेंड फॉर्म जो आपकी पास्ट फॉर्म कहलाती है वो वॉज वर होती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है बी वर्ब की, जो कि बीन होती है, जिसको आमतौर पे हम परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। और फोर्थ टेंस या इसको आप आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जो आप प्रोग्रेसिव टेंसेस में या कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं और खाली कंटिन्यूस टेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब आपके कंटिन्यूस टेंस हम करेंगे तो उस वक्त इनका भी इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह आ जाए अपनी इस रूल्स की तरफ दोबारा और देखिए कि पास्ट इंडेफिनेट में आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं वो वॉज, वर एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अपने सब्जेक्ट के लिहाज से या तो आप वॉज यूज़ करेंगे या आप वर्ड यूज़ करेंगे उस वक्त व्हेन यू आर गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, ठीक है। जब वो पास्ट टेंस होगा उस वक्त उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इसमें से आप इस्तेमाल करेंगे, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आप, ठीक। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, एम बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, आर बीइंग पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, वर बीइंग पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गर्ल्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास टेंस आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलराइट। और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपको देखने में हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। इफ़ यू हैव लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेस बिफोर तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चार्ट सही से समझ में आ गया होगा। अब जो चेंजेस हम इनमें प्रोनाउन में करते हैं वो भी आप सीख लीजिए। आपने प्रोनाउंस के बारे में बहुत तफसील से पढ़ लिया है। प्रोनाउन जब अपने सब्जेक्टिव केस में होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है सिंगुलर आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी सब्जेक्टिव केस में होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो अस बन जाएगा। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, इट चेंजेस इनटू इट रिमेन्स द सेम, देन दे चेंजेस इनटू देम, ऑलराइट। कॉमन नाउन रिमेन्स द सेम, ठीक है। यानी जैसे अगर आप ये कहें कि गर्ल, बॉय, मदर, फादर, तो वो आपके पैसिव वॉइस में भी गर्ल, मदर, फादर ही रहेंगे, ठीक है। उसमें आप उनको ही या शी से नहीं डिनोट करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम्स हैं अगर, तो वो भी स्पेसिफिक ही रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना, ठीक है गर्ल्स। यस गर्ल्स, वी हैव डन the example of present indefinite tense earlier. Now look over here. This is the example of present indefinite tense. Now we will do the example of past indefinite tense. All right. This is an example over here. They killed the tiger. All right. So in this example, they is the subject or the doer.
killed over here is the second form of verb, meaning the tense is simple past, and the tiger is your object, or you can say that it is the receiver. So what we have to do is we have to switch their places. We have to bring the receiver in place of subject, and then the subject will go in place of object. Alright. So this is your new subject, that is actually the receiver, and was killed shows that this is the be verb of past tense, that is singular because the tiger is the singular subject. Then comes the third form of verb, killed, it is the third form of verb. Then by is the preposition, and then this is your object, which is the doer actually. Alright. So the next tense is we have future indefinite tense. The example over here we have the teacher will teach us English. The teacher will teach us English. Over here we have two objects. This is a special case in which we have two objects. Okay, us is also an object and English is also an object. Now what would you do? Should we use us or should we use English? Both can be correct. If you use English as your object, as your new subject, that is also correct. If you use us, that will change it as your new subject, that will also be correct. Will change it to its subjective case, obviously. ठीक है ना? दोनों केसेस आपके सही होंगे अगर आप अस को भी आप सब्जेक्टिव केस में यूज़ कर लें और इंग्लिश को भी अगर आप अपने एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लें. लेकिन इसमें जो बात प्रेफरेबल होती है वो ये होती है कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द टीचर विल टीच अस, ठीक है, टीच हु अस, ठीक है, टीच व्हाट फिर थोड़ा बाद में आता है. लेकिन अगर आप किसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको टीच कर रही है, टीचर अस को टीच कर रही है, तो आप इसको अगर पहले लें तो आपका पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बन जाएगा. इंग्लिश अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को आप लेती हैं तब भी आपका आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक प्रेपोजिशन टू भी ऐड करनी पड़ जाएगी. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी डू दिस. ओके गर्ल्स, सो वी विल बी taught English by the teacher. We is the subjective case of us. Will be taught is your be verb plus third form of verb. ठीक है, और English by the teacher. बाकी रिमेनिंग आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. by preposition आ गई और यहाँ पर आपका ये न्यू ऑब्जेक्ट आ गया जो कि आपका doer था. ठीक है गर्ल्स, I hope you have understood this. We have completed the present tense, or indefinite tense. और अब हमें continuous tense का सीखना है कि continuous tense किस तरह से बनाए जाते हैं. So let's see. Okay students, now take a look at the example of a continuous tense, a progressive tense. She is writing a letter. Alright. So over here, she is the doer. And is writing is the structure of continuous tense. A letter is your object. Alright, this is the structure progressive, and then the letter is your, this is your doer and this is your receiver. Or you can say that this is the object, this is the subject and this is the object. Now over here, when you convert them, you do the conversion. A letter is being written by her. Alright, a letter is now the active subject which was once the receiver. Alright, but it is now a subject, and being written is your structure of passive voice. Being is the ing form of continuous tense. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में आप ing फॉर्म यूज़ करते हैं और बी वर्ब की जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बीइंग है, वो आपने यूज़ की, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज़ हुई यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये आपका बाय प्रेपोजिशन
और हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है शी का। ऑलराइट, आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट इट। ऑलराइट, देन वी हैव another tense over here, that is the past continuous tense. Ali was riding a bicycle. Ali was riding a bicycle. Now again you have to identify the doer and the receiver. Alright, and then you have to see the verb that is in its continuous tense, in its progressive tense, and it is past continuous. Alright, so how would you do it? Yes, a bicycle was being ridden. Ridden is the third form, or you can say the past participle form of ride. Okay, ride is its first form. Being ridden by Ali. Alright girls, so this is how you're going to transform, you're going to change the voices, alright, in passive into active or active into passive. We will continue inshallah, and we will show you the copy work inshallah soon. Okay girls, now in your book on page number 32 you have another exercise, that is exercise number B, in which you have to circle the verbs in the following sentences and tell whether the sentence is in active or in passive voice. ठीक है, आपको क्या करना है, फिर आपको सेंटेंस को पहचान करनी है उसकी कि वो कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई, इसमें आपको फिर आइडेंटिफाई करना है डूअर को एंड द रिसीवर of the verb, and put dash if the doer or the receiver is not present. अगर किसी सेंटेंस में डूअर या रिसीवर प्रेजेंट ना हो तो आपने वहाँ पे डैश लगाना है। ठीक है, नाउ टेक अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, शी टुक अ शार्प पेंसिल। शी टुक अ शार्प पेंसिल, विच टेंस इज दिस? जी, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वर्ब जो है वो टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज हुई है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी, यानी आपका डूअर क्या है? शी। यू कैन टैली दिस वर्क ओवर हियर, द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस एंड द डूअर इज शी एंड द वर्क इज डन ऑन द रिसीवर एंड इट इज पेंसिल। ठीक है, pencil. So you can see that over here they have written pencil. They have already done it for you. Okay, we will have to do the next ourselves. The worker never obeyed his orders. Alright, so first of all we have to find out the verb. Which is the verb? This is obeyed is the verb. Alright, and the worker is which voice is this? Yes, again it is active voice. Active voice. The doer is the worker. All right. And the receiver is orders. ठीक है, ये इसके doer और receiver हो गए। अब आप आइए अपने थर्ड सेंटेंस पे। He was taught by a famous professor. He was taught by a famous professor. Now you have to search out for the verb taught. Alright, taught is the verb over here. Taught is your verb. अब ये आपको देखना है कि आपकी वॉइस कौन सी है ये। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी ये टॉट की जो ये फॉर्म लगी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? क्योंकि टीच फर्स्ट फॉर्म है और टॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो हमने ये देखना है कि अगर तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, उससे पहले हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और वो बी फॉर्म में है, बी वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियसली हमने ये चीज़ अभी पढ़ी है कि ये फिर
अगर आपके पास थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब आ रहा है तो वो पहचान है इस चीज़ की कि आपका वर्ब, यस गर्ल्स, वॉज जो है यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि ये बी वर्ब है, ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आया है, इसलिए ये आपका पैसिव वॉइस है। ऑलराइट, और इसमें आपका जो डूअर है वो प्रोफेसर है, ही इसका जो है वो रिसीवर है। ठीक है गर्ल्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज योरसेल्फ। आप इसको देख के पहचानिए, और ये बहुत इजी है, इसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है डूअर रिसीवर की, वॉइस की, और फिर आपने उसको यहाँ पे लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज बी, ऑलराइट, and we will do the rest of the tenses again, exercises in our next class. Till then, stay safe, stay home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.